टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हम और आप मिलकर के इस बार फिर से टैक्स एक्सपर्ट्स को कई सारे गुण बताने वाले हैं जो शायद उनको पता भी कई बार नहीं होता, कई बार जाने में गलतियां कर बैठते हैं। तो दर्शकों को बोल दूं कि अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाना है। क्यों? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम आज बहुत बड़े बड़े गुरु मंत्र भी देने वाले हैं, बड़े बड़े गुरु मंत्र देने वाले हैं टैक्स गुरु में, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि शो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट में खिलौने, ज्वेलरी, इन सब की बजाय आप म्यूचुअल फंड के यूनिट गिफ्ट कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स कौन देगा? आप देंगे या फिर आपके रिश्तेदार देंगे? और अगर आप एनआरआई हैं और एनआरआई है तो कैपिटल गेन्स टैक्स आपको बन रहा है, तो उसको बचाने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, चाहे घर खरीद के हो या फिर शेयर बेच करके हो, तो इन सब में टैक्स बचाने का तरीका कुछ है क्या? और एक और तीसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग अभी भी आरडी में काफ़ी ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं, चूँकि कम कम पैसा आता है, रेकरिंग डिपॉजिट करते रहते हैं। उसकी जब मैच्योरिटी हो जाएगी, उसकी रकम पर कौन टैक्स चुकाएगा? चाहे उस पर जो ब्याज मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उस पर कौन टैक्स चुकाएगा? ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात वो मैं करूं आपको शुरुआत, वो है रिश्तेदारों को गिफ्ट देने को लेकर के। दरअसल बहुत सारे लोग पहले तो रिश्तेदारों को गिफ्ट में कपड़े देते थे, ज्वेलरी देते थे, कई लोग गिफ्ट में घर दे दिया करते थे। लेकिन अब एक जिस तरीके से इक्विटी कल्चर तेज हुआ है ना, तो लोग अब रिश्तेदारों को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स गिफ्ट करने लगे हैं। अब उसका फ़ायदा ये है कि आप कपड़े दिए तो कपड़े पहन के तो फेंक देंगे, वो कपड़ा पुराना हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के यूनिट जो हैं, जैसे जैसे शेयर मार्केट उभरता रहेगा, खिलता रहेगा, उनके गिफ्ट की रकम बढ़ती जाएगी, गिफ्ट की कीमत बढ़ती जाएगी। तो कई लोग ऐसे गिफ्ट को बड़े दिल से स्वीकार करते हैं और उसको अच्छे से रखते भी हैं और सालों साल याद रखते हैं। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब इस म्यूचुअल फंड से आमदनी होने लगे तो टैक्स कौन चुकाएगा? पहली बात तो टैक्स की देनदारी बनती है क्या, और बनती है तो चुकाएगा कौन? जिनको आपने गिफ्ट दे दिया वो चुकाएंगे या फिर आपके ऊपर ही देनदारी बनती है? इन सारे सवालों का जवाब बहुत ही ज्वलंत है, कई लोग पूछते हैं। तो मुकेश पटेल साहब इस बार स्पेशल लेकर के आए हैं इस बारे में अपनी पेशकश। मुकेश जी, पहली बात तो है कि म्यूचुअल फंड यूनिट के गिफ्ट जो है वो हम कर सकते हैं सीधा ऑनलाइन, कहीं कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उसको पहले इनकैश करिए फिर सामने वाला खरीदे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम दर्शकों को बताएं कि डीमैट या नॉन डीमैट, लक्ष्मण जी, आप बिल्कुल इत्मीनान से गिफ्ट कर सकते हैं। दैट्स नंबर 1। हाँ, अब मान ले गिफ्ट कर दिए, ठीक है, हमने गिफ्ट किया, आज की तारीख में उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान लिया जाए 10 लाख रुपए है, लेकिन उसका अभी मार्केट वैल्यू 14 लाख रुपए है। हमने गिफ्ट कर दिया, अब सामने वाले को जब दे रहे हैं तो मान लिया जाए 14 लाख रुपए का मार्केट वैल्यू है। अब 5 साल बाद पता चला या कुछ समय अवधि के बाद पता चला 25 लाख रुपए हो गए, तो वो जो पैसा बढ़ा उस पर टैक्स कौन देगा? जी देखिए, आपको नहीं देना है क्योंकि आपने ये गिफ्ट कर दिया। सिवा के आप जिसको गिफ्ट करते हैं वो क्लबिंग प्रोविजंस के ट्रैप में हैं। माना आपकी पत्नी को या अपने माइनर चाइल्ड या पुत्रवधू को दिया, जो सेक्शन 64 हम अक्सर टैक्स गुरु में बात किया करते हैं, उस केस में आप ये गिफ्ट देना एडमिसिबल नहीं है। पर मान लीजिए और केसेस, आपके माता पिता है, आपके बेटे बेटी है जो एडल्ट्स है, और रिश्तेदार जो रिश्तेदार की दायरे में जिस पर गिफ्ट देने से कोई टैक्स नहीं लगता है, उनको जब आप गिफ्ट देते हैं तो लक्ष्मण जी इसमें आपको कुछ टैक्स नहीं भरना है। जो गिफ्ट लेता है उसको लेने के समय भी कोई टैक्स नहीं लगता है। जब वो बेचेगा तो क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट थी वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी और आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए मैंने मेरे रिश्तेदार को गिफ्ट किया आज और वो 2 दिन के बाद भी वो उसको रिडीम करके सेल कर देता है, तो उस केस में उसके हाथ में, अगर मेरे हाथ में ये लॉन्ग टर्म था तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म रहेगा। और समझिए इक्विटी के यूनिट्स है तो 1,25,000 तक तो उसको साल में और कोई नहीं है, तो उसको पूरे का पूरा एग्जम्पशन मिलेगा। या तो लॉन्ग टर्म का फायदा 2 दिन रखने के बाद भी उसको केवल 12.5%, अगर 1.25 लाख से ज्यादा है तो उस मात्रा पर आपको टैक्स देना होगा। तो ये बहुत सारे प्लानिंग आप कर सकते हैं।
और भी एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं हमारे दर्शकों के लिए, तो ये है कि अभी क्या है कि आप जब किसी अपने रिश्तेदार को गिफ्ट देते हैं, समझिए ये डेट फंड के यूनिट्स हैं, तो डेट फंड के यूनिट्स में तो ये डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन्स माने जाते हैं, उसको लॉन्ग टर्म 111A या शॉर्ट टर्म 111A में शॉर्ट टर्म या 112A में लॉन्ग टर्म में नहीं आता है। तो उस केस में ये आपकी नॉर्मल इनकम हो गई। अब आपने जिसको गिफ्ट दिया वो जब बेचता है तो उसको वो लोअर स्लैब में, मान लीजिए वो बेचता है, उसको 12 लाख के अंदर ही उसको गेन हुआ, डीम्ड गेन, तो लक्ष्मण जी उसके केस में 0 टैक्स आएगा। तो बहुत सारा प्लानिंग है, 1,25,000 का इक्विटी में, और ये ऑल दिस प्लानिंग यू कैन सेव टैक्स। हालांकि आपने जो है बता तो दिया, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा था कि जो गिफ्ट आप दे रहे हैं वो गिफ्ट भी एक तरीके से गिफ्ट के साथ साथ आप टैक्स भी गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब टैक्स बनता है तो टैक्स सामने वाले को ही देना पड़ेगा, ये भी क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो ये जो अपनी टैक्स की देनदारी भी उसको दे रहे हैं, लेकिन तो जो गिफ्ट मिलता है उस गिफ्ट की रकम जब मान लिया मैं आपको फिर आऊँगा, फिर आपको बताता हूँ, मुझे मेरी बात को सुन लीजिए। अगर कोई गिफ्ट आपने दिया 15 लाख के मार्केट वैल्यू का मैं बता रहा हूँ, और उसका एक्विजिशन वैल्यू 10 लाख रुपए है, और वो गिफ्ट लेने के ठीक अगले दिन बेचना चाहता है, तो 5 लाख पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, अगर टैक्स के दायरे में आता है। तो ये ना माने कि 15 लाख का म्यूचुअल फंड गिफ्ट मिला है जी, ये टैक्स घटाने के बाद आता है तो उसको देना पड़ेगा। यही बात है ना लक्ष्मण जी। हाँ। लक्ष्मण जी समझिए, हम दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि मेरे केस में ये जो 5 लाख है, अगर वो टैक्स होता तो मैं तो 30% के ब्रैकेट में होता एक डेट फंड के केस में। ये 5 लाख का गेन मैं ट्रांसफर करता हूं तो वो टैक्स के साथ नहीं, मेरे टैक्स के रेट के साथ ट्रांसफर नहीं करता हूं, मैं जो देता हूं उसको उसका रेट लगेगा। अब उसको ये 5 लाख उसके 12 लाख में आ जाएंगे तो 0 टैक्स होगा। तो मैं 30% से भरता था टैक्स, वो जिसको दिया वो 0% से भरेगा। एक आखिरी सवाल, हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल मैं समझ गया आपको। एक आखिरी सवाल फिर मैं चलूंगा, नागेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पे, कि ये किसी के साथ भी लागू हो सकता है। मान लिया नाते रिश्तेदार को छोड़ दिया जाए, किसी हम फ्रेंड को भी गिफ्ट करते हैं तो सेम नियम अप्लाई होगा कि जो टैक्स देनदारी है वो उस पर बनेगी? नियम यही होगा, नियम यही होगा लक्ष्मण जी, लेकिन इसमें फर्क इतना होगा कि जब आप देते हैं तो रिश्तेदार है, कोई भी वैल्यू है उसको टैक्स नहीं लगता है। गैर रिश्तेदार है तो 50,000 से ज्यादा उसकी इनकम गिनी जाती है। पर उसमें भी स्मार्ट प्लानिंग ये हो सकता है, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को दिया, अब दोस्त की इनकम ज्यादा है नहीं, उसको देते हैं तो वो 56(2) में उसकी इनकम मानी जाएगी। पर अगर वो 12 लाख के अंदर के दायरे में है तो उसको रिबेट का फायदा मिलेगा डेट फंड के इनकम फ्रॉम डीम्ड कैपिटल गेन्स में, तो उसको भी टैक्स नहीं लगेगा। तो स्मार्ट प्लानिंग से आप गैर रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, ये ख्याल रखिए। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने इस बार कर रखा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत लोगों के काम की चीज़ है, टैक्स प्लानिंग के लिहाज से भी और गिफ्ट देने के लिहाज से भी, गिफ्ट लेने के लिहाज से भी। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं कोलकाता, जहां से नागेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, और पटेल साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, बताया जाए सवाल क्या? नमस्कार। मैं एक रिटायर्ड भारतीय हूँ जी, एक पिछले साल रिटायर किया हूँ। मेरी पत्नी हाउसवाइफ है। सीएनबीसी का टैक्स गुरु मैं पिछले लास्ट 15 साल से देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएनबीसी का सभी प्रोग्राम मैं रेगुलर दर्शक हूँ। मेरा सवाल है ये कि मैं जो रिटायर किया तो उसमें जो अमाउंट, जो राशि हमें मिला है, तो अभी तक मैं अपने नाम से फिक्स किया हूँ, तो उसका जो इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर तो मेरी देनदारी बन जाती है। तो उस पैसे का क्या 50% मैं अपने वाइफ के नाम से फिक्स कर सकता हूं, जिससे टैक्स देनदारी कुछ बच सके? मुकेश जी क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं नागेंद्र जी, आप इतने सालों से टैक्स गुरु देखते हैं, आपको हमें कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। आपको ये गिफ्ट समझिए, एडवाइस ये है कि आप अपना जो भी रिटायरमेंट का पैसा मिला है उसका आधा पैसा आप जैसे चाहते हैं अपने अकाउंट से अपने वाइफ का अलग बैंक अकाउंट खोलिए,
उसका पहला नाम रख के आपका दूसरा नाम रख सकते हैं और उसमें आधी राशि आप जमा करिए, उसका इन्वेस्टमेंट करिए और उसके पान के आधार से इन्वेस्टमेंट होगा, वो उसकी इनकम मानी जाएगी। आधी इनकम पर वो टैक्स भरे, आधी इनकम पर आप टैक्स भरो। ये बिल्कुल लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग है लक्ष्मण जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नागेंद्र जी 15 साल से देख रहे हैं CNBC आवाज के टैक्स गुरु को, तो इतनी तो टैक्स प्लानिंग खुद भी कर लेते हैं वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। और चलते हैं दिल्ली, जहां से नवीन कुमार गुप्ता जी फोन लाइन पे। नवीन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर, मेरी ये रिक्वायरी है जी कि मैंने सन 10 मार्च 2020 में 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से रिकरिंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल के लिए खुलवाया था। ठीक है। और ये रिकरिंग अकाउंट मेरा 10 मार्च 2025 के अंदर मैच्योर हो गया और इसके मद में मुझे 6 लाख रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट मिला है और 1,23,138 रुपए मुझे इंटरेस्ट अमाउंट मिला है। अच्छा। अब मेरी क्वारी ये है सर कि जो 1,23,138 रुपए मिले हैं मुझे फाइनेंशियल 2024-25 में, वो मेरी इंटरेस्ट इनकम 2024-25 की मानी जाएगी या फिर ये जो 5 साल तक मैंने 10-10 हजार इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, ये इसकी इंटरेस्ट इनकम मानी जाएगी 5 साल की? बिल्कुल मुकेश जी बताएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है मुकेश जी। उनको हमें सवाल ये पूछना है कि आपने ये जो इंटरेस्ट आपको अभी एक्रूअल बेसिस पर अभी मिला ऑन एक्चुअल रिसीट क्रेडिट इन योर अकाउंट, वो आगे के सालों में प्रोपोर्शनेट आपने दिखाया था एक्रूअल बेसिस पर? नहीं सर, मैंने नहीं दिखाया था। तो अगर आपने नहीं दिखाया था ना, तो ये अमाउंट आपने आगे नहीं दिखाया था तो आपको अभी पूरा अमाउंट इनकम के तौर से दिखाना पड़ेगा। पर लक्ष्मण जी, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, मैंने जैसे कहा एक बड़ा गुरु मंत्र हमारे टैक्स पेयर्स के लिए ये है कि आप जैसे निवेश करते हो NSC में, KVP में, रिकरिंग डिपॉजिट्स में, जहां 5 साल 7 साल 8 साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो डोंट वेट टू शो द इनकम इन द लास्ट ईयर, नहीं तो आप ऊंचे स्लैब में आ जाएंगे, टैक्स आपको एक साथ ज्यादा देना पड़ेगा। उसको एक्रूअल बेसिस पर आप हर साल दिखाते रहिए, क्योंकि सेक्शन 145 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेज चॉइस ऑफ अकाउंटिंग मेथड इज योर्स। तो आप तय कर सकते हैं कि भले, और सबके टेबल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से लक्ष्मण जी मेरी सुझाव और राय सबके लिए यह है, हर साल आप इनकम दिखाते रहिए, तो वो स्मॉल इज ब्यूटीफुल रहेगा, ताकि एंड में आपको एक साथ ओवरलोड ना हो जाए टैक्स का।